जावेद अख्तर कहते हैं, कसैला पानी फल सिंघाड़ा, अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन। वर्जनाएं बेलौस होती हैं और स्मृतियां कभी जल जैसी तरल तो कभी वाष्प की तरह सुसुम और कभी बर्फ की तरह ठंडी। स्मृतियों के तार में कितने ही कांटे होते हैं जिनमें अनगिनत लम्हे फंसे फंसे फड़फड़ाते रहते हैं। संघर्ष की यंत्रणा को याद करते हुए मन के भीतर दर्द और तीखा हो जाता है। ऐसी यादों के समय दृश्य बार बार फॉरवर्ड रिवर्स होने लगता है और बहुत तेजी से भीतर कहीं भंवर सी उमेद उठती है और वमन की तरह कुछ पंक्तियां कागज पर पसर जाती हैं। तब जाकर चित्त को थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुकून मिलता है। यात्रा की ऐसी मुक्ति के लिए संस्मरण लिखे जाते हैं। आज 30 साल बाद उसी गली मोहल्ले में लौटा हूं। तब का गांव जो अब शहर बन गया है और जहां घने मुश्किलों के बादलों में भी मासूमियत भरी ताबानी की फुहारें दिखती थी, जहां बचपन के जोश ने कभी मायूसी को दामन नहीं पकड़ने दिया, जहां जिंदगी हालांकि लड़खड़ाई पर उसने रोज 2 कदम चलना भी सिखाया। उस सड़क की पगडंडियों पर टहल रहा हूं जिसे कभी साइकिल से अनगिनत बार नापा था और जिसके टायरों के दागों में कितने ही अफसानों की छाप गुम है। सड़क के समांतर खिंची रेखा जैसी नहर जो कभी नदी से रवानगी भरती रहती थी, आज कहीं छुपती जा रही है। खुली नहर पर सीमेंट की चादर डाल दी गई है और उस पर मकानों ने सिर यूं उठा लिए हैं कि घर के सामने सीमेंट की चादर की ओट से कहीं कहीं नहर का निचला खुरदरा हिस्सा झांक रहा होता है। जहां कभी दलदली मिट्टी में गरई मछलियां छुपी रहती थी, वो झांकता हिस्सा ऐसा ताकता है जैसे फटी हुई शॉल की छेद से अम्मा के खुरदरे हाथ ताकते थे। नहर की बाहें भी कुछ यूं ही टकटकी लगाए ताके जा रही हैं, बेबस और लाचार। उस सीमेंट की मोटी चादर पर खड़ी मोटरसाइकिल पुरानी जंगाई साइकिल पर अपनी कुटिल मुस्कान डालती कह रही है कि किसने कहा था सब ठीक हो जाएगा। किसने कहा था हमेशा अंत में सच्चाई की जीत होती है। क्या वो अंत सच में अनंत है जिसके कालांत का अनुभाष किसी को भी नहीं। दर्शन की दुनिया से बाहर यथार्थ की दुनिया में वापस आता हूं और देखता हूं कि मैं नहर के बीचों बीच खड़ा हूं। पानी का कहीं था पता नहीं। मेरे हर एक कदम पर एक अजीब चरमराहट की आवाज आ रही है। वो सूखी पपड़ियों की आवाजें हैं, मानो पानी की धार इस नहर से सदियों पिंड छुड़ाए हैं। सूखी मिट्टी की पपड़ियां उठाता हूं, महसूस करता हूं मिट्टी ने अपना स्वभाव मनुष्य की तरह अब तक नहीं बदला है। सौंधी खुशबू आज भी आ रही है। थोड़ी देर तक पैरों तले पपड़ियों की चरमराहट से निकलती आवाज में एक धुन सुनाई पड़ती है जो मुझे अपने बचपन की ओर खींचती है। उस डूबे हुए माहौल में मैं खूब खिलखिलाकर उछलता कूदता रहा, जिसकी याद मेरे भीतर पुलक यूं बढ़ाती है मानो किसी के घर में देहांतोपरांत भोज में खौलते तेल में तली पूरियों को देख बालक उछल कूद रहा। तभी अचानक एक कौवे पर पड़ी मेरी दृष्टि कौतूहलता को थोड़ा और उकसाती है और मैं नृत्य भाव से निकल उस कौवे के पास जाता हूँ। मुझे देख कौवा अपनी चोंच नहर की सतही दरार में बार बार जल्दी डालने लगता है। उसकी जल्दबाजी मुझे उसकी ओर और खींचती है। मैं उसके नजदीक जाता हूँ तो पाता हूँ सारा नजारा बहुत मार्मिक दृश्य में तब्दील हो गया है। सतही दरारें बेहद संकरी और गहरी हैं। पपड़ियों के नीचे दरारें फांक की तरह फाटी हुई हैं। इन दरारों में मछली के अवशेष सूखे कांटों की हड्डियों की शक्ल में बदल गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आधी दफनाई लाशों को सिर्फ आंखें फाड़े ऊपर आपकी ओर निरेह ताके जा रही है। विडंबना है कि कौवे की चोंच अब उन अवशेषों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। सोचता हूं क्या गुजरी होगी इन मछलियों पर जब पानी की धार
धीरे 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 करके अवरुद्ध हुई होगी। फिर पानी की सतह रोज अपना स्तर थोड़ा कम कर लेती होगी, रोज दिल दहलता होगा, रोज आस बनती होगी और फिर टूटती होगी। इसी नहर में मछलियों की तरह मैं भी कभी तैरता था। सब एक साथ कूदते थे, पूरा झुंड, पूरा का पूरा झुंड, सारे दोस्त जिन्हें तैरते हुए समय बीतने का एहसास तक नहीं रहता था। स्कूल की छुट्टियां और फिर बस्ता पीठ पर लिए हम सब दोस्त एक झुंड की तरह दौड़ते नहर की ओर। बस्ता हवा में लहराता और हम नंगे मेंढक की तरह छपाक छपाक कूद जाते। वो एक रोमांच की कूद होती थी जहां जात पात की दीवारें पानी में कागज की तरह गलकर बह जाती। नहर में देर तक तैरते हुए याद ही नहीं रहता कि कितनी दूर चले जाए, कितनी दूर चले आए। और फिर वापसी बहाव में तैरना जीवन के कठिनतम संघर्ष से कहीं कम नहीं था। पर बचपन की उमंग लिए सब मिलकर यात्रा पूरी कर ही लेते। तैरते समय आसपास जलमग्न अजीब अजीब चीजें हाथ में आती और हम उन्हें सहजता से साफ करते रहते और एक दूसरे पर मस्ती से फेंकते जल क्रीड़ा करते रहते। तैरते हुए कई बार ऐसा भी होता कि साथ साथ टट्टी का लौंडा भी तैरता आ जाता और हम बिना हिचक उसे पंजे के बहाव से दूसरी दिशा में ठेल देते। ऐसे दृश्य उस समय हमारे लिए सामान्य बात थी। कभी कभी नहरों के बहाव को रास्ते या पगडंडियां काटती। तब रास्ते के नीचे से पानी का बहाव सीमेंट की गोलाकार बड़ी पाइप से जोड़कर निकाला जाता ताकि जल प्रवाह की निरंतरता बरकरार बनी रहे। इस सीमेंट पाइप के जोड़ के कारण दोनों ओर की गहराई और सतही स्तर का फर्क हो जाता, जिस वजह से पानी एक भाग से दूसरे भाग में गिरता हुआ प्रतीत होता। मछलियों के लिए ये दृश्य भ्रम उत्पन्न करता और मछलियां निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर स्वांत छलांग लगाने लगती। हम बच्चे अपने छाते को उलटकर उसी जगह लटका देते। मछलियां जब उछलती तो छाते की गहराई में गिरती और हम सबकी पूरी पिकनिक की व्यवस्था भी हुई। नहर से लगे कई पोखर भी थे। स्कूल के बिल्कुल पास तो पोखरों का पूरा कुनबा था। हर पोखर के बीचों बीच एक बांस गड़ा हुआ होता जो दरअसल सबसे ज्यादा गहराई वाली जगह की पहचान कराता। हम सभी दोस्त एक दूसरे से बाजी लगाते कि कौन उस बांस के जड़ वाली सतह की मिट्टी लेकर सबसे पहले आएगा। और तरह है कि लौटते वक्त आपके हाथ में मिट्टी होती, सिर पर मिट्टी का डूब या लोंदा बनाकर बिना सिर डुबाए तैरना होता। बाल मन में प्रतिस्पर्धा का भाव किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता। उन दिनों जिंदगी इन्हीं बहावों में एक मधुर गीत बनकर बहती रहती है। एक रास्ता किसी को नहीं भाती, इसलिए जिंदगी खुद ही अपने सुर बदलती रहती है। अनचाही समस्याएं भी चुपके से आती जाती रहती हैं और वही आपके संस्मरण का हिस्सा बनती रहती है। घर से स्कूल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की थी, जिसे मैं अपने कुछ खास दोस्तों के साथ पैदल रोज पूरी करता था। मुख्य सड़क को छोड़ उसके समांतर खेतों की पगडंडियों पर हम दौड़ते भागते स्कूल जाते। गेहूं, धान, मटर, चना, अरहर, पोखर, आम के बागान, इमली की डाल, ये रोज का नजारा था। ये रोज का नजारा था जिसके साथ अलग अलग स्मृतियां लिपटी हुई हैं। मीठे गेहूं की बालियां खाने में हम सभी को मजा आता। हरा चना उखाड़ने में, लाही से सने मटर की लताओं से बाली तोड़ समय से पहले अनपके नन्हे मीठे दाने और उसके छिलके की परत को उतार गुदगुदा रस भरा छिलका खाने में जो है आनंद आता था, वो और कहाँ है, वो और कहाँ संभव भी। वो भी क्या दिन थे यायावरी के, जब चिंता क्या होती है, पैसा क्या होता है, रुतबा किसको कहते हैं, कुछ भी नहीं पता था। आम की अमोरियां और इमली की डलियां सब के सब निशानेबाजी की शिक्षा बिना फीस के दे देते थे। वे सबसे संतुष्टि भरे दिन थे, सबसे संतुष्टि भरे थे। कभी कभी उन पगडंडियों की मेड़ों पर स्कूल जाने की जिद दम तोड़ देती और वक्त अपनी पकड़ ढीली कर देता। धूप जाने क्यों हमेशा मुलायम लगती। पगडंडियां फूल के बिस्तर बिछाती। घास की दोस्ती इतनी प्यारी क्यों लगती है, शायद इसलिए कि दूब मिट्टी के सबसे नजदीक रहती है। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इन ऊट पटांगों सी हरकतों में भी इतनी आत्मीय संतुष्टि भर सकती है।
मुझे काटे हुए गेहूं या धान के जड़ों पर चलना बहुत पसंद था। अजीब आदत में हमने कटे हुए अरहर के थड़ पर चलना शुरू कर दिया। ये बहुत खतरनाक खेल था, क्योंकि कटा हुआ थड़ जो जड़ से जुड़ा हुआ होता है वो बहुत नोकीला भी होता है। उसे एक तरफ से धकेलते हुए तोड़ते चलना आसान काम नहीं होता, और इस खेल में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। मैंने पगडंडियों और रास्ते इतने साध लिए थे कि आंखें मूंदे भी स्कूल का रास्ता तय कर सकता था। इसी जरूरत से ज्यादा आत्मबल के साथ कॉमिक्स पढ़ते हुए गेहूं की कटी धड़ों पर कूदते हुए स्कूल जाना रोज की आदत बन गई थी। मुझे जड़ों से लगे धड़ों को कुचलने में शैतानी भरा आत्मीय आनंद आता था, एक सैडिस्टिक प्लेजर। आनंद की शक्ल का बदलना बदमाशियों के नशे में नहीं दिख रहा था, और इसी नशे में गेहूं धान की जड़ें कब अरहर के कटे थड़ में बदल गई नहीं चला। और अब उसके कटे हुए ठूंठ तने को पैर से तोड़ना एक स्लो मोशन का सुकून देता है। तना जड़ से जुड़ा हुआ लगभग 5-6 इंच का होता, और जिस हिस्से से अरहर की झाड़ को काट लिया जाता और फली तोड़ने के बाद वो जलावन के काम आता। बचा टूट सबका सिरदर्द और हमारे लिए मजा। उस समय जूते नहीं थे, चप्पल ही थी बाटा की, और वो चप्पल भी कितने काम की चीज थी। इमली, आम या जामुन तोड़ना हो तो हवाई चप्पल हवाई जहाज बन जाता, और कभी पेड़ के फल तोड़ता, कभी चप्पल खुद ही पेड़ में लटक जाता। ऊंचाई को देख कुव्वत जुटी तो चढ़कर चप्पल उतार लाता, कहीं नहीं तो एक पैर से लहराते खाली पैर के साथ घर वापसी होती। माँ देखती तो दूसरी अकेली चप्पल अपनी छाप गाल पर और पीठ पर छोड़ देती। थोड़ी देर की अकड़, जैसे दर्द हुआ ही नहीं, और फिर दिदिया की पनाह पूरी एक्टिंग के साथ। दिदिया सहलाती, कभी हर मर्ज की दवा बोरोलीन लगा देती, एक्स्ट्रा नाटक पर सरसों तेल में लहसुन डालकर पैर मालिश। बाल मन मासूम खरगोश की कुलाचे घर के भीतर मन में और बाहर सच में सशरीर लेता फिरता, और फिर लौटकर उसी चप्पल से उन नोकीली ठूंठों को कुचलने का आनंद लेने लगता, जैसे भीतर का गुस्सा उन अकेलों पर निकाल रहा था। इसी क्रम में एक दिन स्कूल जाते हुए अरहर के खेत में कॉमिक्स पढ़ने के लिए रुक गया। दोस्त कुछ देर तो इंतजार करते रहे, फिर स्कूल की देरी हो जाने की वजह से डर के मारे आगे बढ़ गए। पुरानी आदत के चक्कर में इन हरकतों से अभ्यस्त मैं अरहर के कटे खेतों में चला जा रहा था। इधर मैं उन ठूठों को पूरे स्टाइल से कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था, एक हाथ में चाचा चौधरी और साहू की हरकतों को पढ़ता हुआ, और एक एक करके कच्च टूटने और कुचलने की आवाज में पूरी तरह आनंदित मैं कि अचानक एक ठूठ तने ने बगावत कर दी और चप्पल को फाड़ता हुआ तलवे के आगे वाले हिस्से में घुसता चला गया। मैंने जब नजर नीचे की तो होश उड़ गए। कॉमिक्स हवा में और मैं वहीं जमीन पर धंस गया। अब स्थिति ऐसी थी कि हिल भी नहीं पा रहा था। फांस ऐसी फंसी थी कि निकालते ना बने। पैर लगभग लॉक हो गया था, कमबख्त उस ठूंठ की बदमाशी में। मेरी सारी हीरोगिरी काफुर। सच है कि विद्रोह पर आ जाए तो एक अकेला ही काफी है, बड़ी से बड़ी ताकत को ध्वस्त करने के लिए। उस एकांत में सच में मैं निसहाय महसूस कर रहा था। कहीं कोई नहीं दिख रहा था, और मेरा पैर इस ठूंठ से उलझा पड़ा था कि पीछे से दीदी और उसकी सहेलियों के आने की आवाज सुनाई पड़ी। डूबते को तिनके की जगह पूरी नाव मिल गई। उसे भी समझ नहीं आया, पर दीदी ने बहुत करीने से मिट्टी को पहले हटाया और फिर जड़ वाले हिस्से का निकाल कर नीचे से तोड़ दिया। अब फांस मेरे तलवे से लटका हुआ था आर पार। खेत पर सड़क पर कैसे एक पैर पर आया, ये मुझे भी नहीं पता। गनीमत थी सड़क पर पहुंचते ही रिक्शा मिल गया। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन माँ के ही होने थे, सो हो गए। मेरा पैर खून से सना था, और चप्पल व लकड़ी का टुकड़ा अभी भी एक साथ ही न था। गुस्से में माँ की त्योरी चढ़ी हुई थी, और देखते देखते माँ ने 3-4 भन्नाटेदार बेहतरीन आवाज वाले छन्नाटेदार तमाचे चल दिए। फिर पाल मामू के साथ
ऑपरेशन थिएटर में एक झटके में खींचकर पूरा सूखा तना बाहर निकाल दिया, जिसके साथ मेरी अनंत वाली चीख भी उसी पल निकली। माँ ऑपरेशन थिएटर में जख्म की साफ सफाई करने लगी। एक तरफ सफाई चिकित्सा चल रही थी, दूसरी तरफ स्पर्श चिकित्सा के साथ माँ की आंखों से अविरत धारा फूट रही थी। मेरे दर्द भी उन्हीं आंसुओं में बह गए और उस बहती धारा में मैं अपने सारे दर्द भूल गया। ऑपरेशन कब खत्म हुआ ये पता ही नहीं चलता। ये प्यार कोई बंगाली डिश की तरह होता है जिसमें मीठा और झांस एक साथ परोसा जाता है। इतने के बाद भी आज सोचता हूँ कि उस फांके में भी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। माँ को समझना कितना मुश्किल होता है। प्रकृति की सबसे जटिलतम चीजें प्रत्यक्ष में कितनी सरल प्रतीत होती हैं। जब लता मंगेशकर गाती हैं तो गायन कितना सरल प्रतीत होता है। जब सचिन बैटिंग करता है तो बैटिंग कितनी सरल लगती है। माँ भी प्रत्यक्ष में उतनी ही सरल लगती हैं, जबकि नेपथ्य में वो घर, अस्पताल, पिता, सारे रिश्ते और साथ में सारी दुनिया की उलाहने मेरे लिए कहे कुवचन सब एक साथ संभालती हैं। दुर्गा के 10 हाथ, रावण के 10 सर सर्व विदित हैं, पर माँ इन सब की तुलना में किसी से कम नहीं। उनके अनगिनत पक्ष प्रत्यक्ष नहीं होते, बस समय समय पर महसूस होते हैं। दुख के घूंट पीते हुए भी सूखे टूट पर कल्ले फूटने जैसे सुख में बदलने का जादू है माँ के पास। धन्यवाद।